हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। अब जैसा आपको पता है कि हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहे हैं सब टॉपिक वाइज हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें। इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जितनी वीडियोज़ हैं वो ऑलमोस्ट आपके सब अलग अलग टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से उसको देखें। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था। तो याद रखिए जो अलबरूनी है उसे फारसी भी आती थी, हिब्रू भी आती थी और संस्कृत भी आती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सभी भाषाएं उसे आती थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हम राइट आंसर कर लेंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी की किताब जिसका नाम था उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो याद रखिए अलबरूनी की जो किताब थी जिसका नाम उल हिंद जो था यह 80 अध्यायों में विभाजित थी और 80 अध्याय की बात आई ही देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद जो है किसकी संरचना का स्पष्टीकरण देती है। तो याद देखिए अलबरूनी की जो किताब उल हिंद जो है यह जो है ज्यामितीय संरचना का स्पष्टीकरण देती है और ज्यामितीय संरचना की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता जो है का जन्म किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता जो था इसका जो जन्म हुआ था वो मोरक्को में हुआ था। मोरक्को देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था, इसका जन्म मोरक्को में हुआ था। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय माल की मांग कहाँ कहाँ होती थी। तो याद रखिएगा इब्न बतूता के अनुसार भारतीय जो सामान जो होती थी उसकी जो मांग होती थी वो दक्षिण पूर्वी एशिया तक होती थी और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत ने इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में भेजा था। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत ने इब्न बतूता को जिस देश में दूत के रूप में भेजा था वह देश था चीन, और चीन देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत कालीन बाजारों में निम्न में से किसे वस्तु की तरह खरीदा बेचा जाता था। तो देखिए ऑप्शन ए में है श्रमिकों को, ऑप्शन बी में है दासों को, ऑप्शन सी में है किसानों को, ऑप्शन डी में है व्यापारियों को। तो याद रखिएगा सल्तनत कालीन बाजारों में जिसे वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था वह था दासों को। जो भी नौकर होते थे उनको सामान की तरह बेचा या खरीदा जाता था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय यात्री दुआर्ते बारबोस ने भारत के किस भाग में व्यापार व समाज पर रोचक विवरण दिया। तो याद रखिएगा यूरोपीय यात्री जिसका नाम क्या था दुआर्ते बाराबोसा जो था, ये याद रखिएगा इसने जो विवरण दिया था व्यापार व समाज पर रोचक विवरण जो दिया था भारत के वह था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के बारे में इसने व्यापार व समाज पर रोचक विवरण दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे। तो याद रखिएगा वह जो भारत में जो यात्री यूरोप से आए थे वो दुआर्ते बारबोसा भी था और बैप्टिस्ट वेटरनियर भी आया था और मनुची भी आया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो ये जो बुक है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये रचना जो है ये है रचना है आपका फ्रांसपा वार्नियर की, और फ्रांसपा वार्नियर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो रचना है ये फ्रांसवा बर्नियर की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी किस देश का निवासी था। तो याद रखिए जो अलबरूनी था ये उज़्बेकिस्तान का निवासी था। उज़्बेकिस्तान की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अलबरूनी जो था उज़्बेकिस्तान का निवासी था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी किस विषय में अधिक रुचि थी। अलबरूनी की किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि थी। तो याद रखिएगा अलबरूनी की जो जिस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी वह थी गणित, और गणित में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और गणित की बात ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अलबरूनी के समाज की सीमाओं के बारे में असत्य है। मतलब कौन सी बात जो है अलबरूनी की समाज की सीमाओं के बारे में असत्य बात बता रही है। तो हमें देखना है इसमें 1 2 3 4 जो भी ABCD ऑप्शन आया है।
देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि भारत के धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं में विभिन्नता थी। वो अपनी जो भी वो अपनी रचनाओं में अपने कथन में बताता है कि भारत के धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं में विभिन्नता थी, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये उसने बिल्कुल सही बात बताई थी, उसने बताया ही था। फिर ऑप्शन बी में है यह भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है, उसने ये बताया था। फिर ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में, और देखिए ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और उपरोक्त में से कोई भी नहीं का मतलब ऊपर बताई गई कोई भी बात असत्य नहीं है, इसका मतलब कि दोनों ही सही हैं। और जब दोनों ही सही है तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता के किस यात्रा वृत्तांत से 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा इब्न बतूता का जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, जिससे 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप और सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह है रिहला। और रिहला देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता जो है किस परिवहन मार्ग का उपयोग करके भारत पहुंचा था। तो याद रखिए इब्न बतूता जो है जिस परिवहन मार्ग का उपयोग करते हुए भारत पहुंचा था वह था स्थल मार्ग। और स्थल देखिए बात है, स्थली आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपने विवरण में कौन सी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया। तो याद रखना इब्न बतूता ने अपने विवरण में जिस सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था वह था सती प्रथा, दास प्रथा और बाल विवाह। उसने ये सारी चीज़ों को बताया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ये डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन इब्न बतूता के दिल्ली के चित्रण से संबंध में सत्य है। इसका मतलब यह है कि इब्न बतूता ने जो दिल्ली के बारे में उसने जो बात बताई है अपने बुक्स में कि दिल्ली कैसे है कैसे नहीं, ये कौन सी बात उसने बताई है, इनमें कौन सा बात सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में है दिल्ली चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी, उसने ये बताया है, ये बिल्कुल सही है, उसने अपने बुक्स में ये बताया है। फिर कह रहा है कि प्राचीर के अंदर भंडार गृह बने थे, उसने ये भी बताया है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि दिल्ली शहर में 28 दरवाजे थे, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ये डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इब्न बतूता ने दिल्ली चित्रण के संबंध में जो सत्य बातें बताई थी वो ये तीनों ही थी कि दिल्ली चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी। फिर उसने बात बताया कि प्राचीर के अंदर भंडारक गृह बने हुए थे। फिर उसने बताया कि दिल्ली शहर में 28 दरवाजे थे। ये सारी चीज़ उसने बताई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार निम्न में से किस भारतीय माल की मांग दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक थी। इसके अलावा कि जो भारत के वो कौन सा सामान था या जो व्यापारिक सामान था जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी दक्षिण पूर्वी एशिया में, और किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। तो याद रखिएगा वह सामान जो था वो था रेशम। रेशम की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये बात किसने बताया था, इब्न बतूता ने बताया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने वृत्तांत में भारत के किस बंदरगाह का वर्णन किया था। तो याद रखिएगा अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने वृत्तांत में जिस भारत के बंदरगाह का वर्णन किया था वह है कालीकट। और कालीकट देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था की किस प्रकार से प्रभावित था। जो इब्न बतूता जो था भारत की संचार व्यवस्था से किस प्रकार से प्रभावित था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था से जो प्रभावित था वो था डाक। यहाँ की डाक व्यवस्था से बहुत प्रभावित था, और डाक देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अब्दुल रज़्ज़ाक का यात्रा वृत्तांत किसका वर्णन है। जो अब्दुल रज़्ज़ाक ने जो यात्रा वृत्तांत अपना लिखा है उसमें उसने किसका विवरण किया है या किसका उसने वर्णन किया है। तो याद रखिएगा अब्दुल रज़्ज़ाक की यात्रा वृत्तांत जो वर्णन करता है वो करता है संवेगों और अवबोधनों का, और संवेगों और अवबोधनों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय यात्रियों का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए यूरोपीय यात्रियों का जो भारत में आगमन हुआ था ये हुआ था
1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए 23 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका मतलब कि 3 इसमें कोई गलत है, कोई एक ही है जो सही है। तो याद रखिए कि इन चारों में जो हमारा सही ऑप्शन है वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1073 ईस्वी में अलबरूनी गजनी आया। यह जो हमारा है ना ये राइट आंसर है। बाकी ये सब जितने भी हैं सब में डेट क्या है, ये घटना और डेट दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही है कि 1073 ईस्वी में अलबरूनी गजनी आया। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य से करने वाला निम्न में से कौन सा। तो जो भारत की तुलना ऑटोमन अंपायर से करने वाला वह कौन था। तो याद रखिएगा भारत की तुलना ऑटोमन से साम्राज्य से करने वाला जो था वह था जा बैप्टिस्ट वेटरनियर। यह जो था ना इसने जो है तुलना की थी, भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य से की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे, डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक यात्री दार्शनिक, चिकित्सक और राजनीतिक तीनों ही चीज था। मतलब कौन सा यहाँ एक यात्री जो है वो दार्शनिक भी था, चिकित्सक भी था और राजनीतिक भी था। तो वो कौन सा यात्री था, वह था फ्रांसवा बर्नियर। और फ्रांसवा बर्नियर की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो फ्रांसवा बर्नियर जो था यह एक ऐसा यात्री था जो कि दार्शनिक भी था, चिकित्सक भी था और राजनीतिक भी था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्नियर ने किस मुगल शासक का व्यापक विवरण दिया है। तो याद रखिएगा बर्नियर ने जिस मुगल शासक के बारे में बहुत डिटेल में बात की है वह है दारा शिकोह। और दारा शिकोह की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बर्नियर के मतों की आलोचना के बारे में असत्य है। देखिए ऑप्शन ए में आया है बर्नियर के विरोधाभासिक तथ्य। याद रखिएगा बर्नियर जो थे हमेशा ही क्या करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा ये शो करते थे, तो ये भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो बर्नियर के विरोधाभासिक जो तथ्य थे ना ये भी, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये कह रहा है कि कौन सी इसके बारे में कौन सी बात असत्य है। तो ये तो सत्य बात है, असत्य बात ये नहीं है। फिर कह रहा है ऑप्शन बी में है कि भू राजस्व संबंधी विवाद भी इन्होंने जो दिखाया वो भी उतना नहीं सही लग रहा है। फिर ये भी हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी असत्य बात नहीं है, इन्होंने की भी बात की है। फिर ऑप्शन सी में है कि ग्रामीण समुदाय से संबंधित विवाद को भी इन्होंने दिखाया, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका ना ऊपर जो ए बी सी डी जो दिए गए हैं यहाँ तीनों ऑप्शन में से इसमें से कोई भी बात असत्य नहीं है। और यही हमारा बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें जो भी तीनों बातें बताई गई हैं ये बर्नियर के मतों की आलोचना के बारे में सारी बातें क्या हैं, सत्य हैं। और कह रहा था कौन सा असत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। इसका मतलब कि ऊपर दिए गए तीनों ही जो ऑप्शन है वो सत्य हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए प्राचीन काल में यात्रियों के यात्रा करने का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में जो यात्री यात्रा किया करते थे उनकी यात्रा करने का जो उद्देश्य जो था वह था काम की तलाश करना, व्यापार, युद्ध, कर्मकांड तथा तीर्थ भ्रमण के लिए भी जाना और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए भी वो भ्रमण किया करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा, डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में यात्रियों के यात्रा करने के पीछे का जो कारण होता था ना, पहला तो काम काज की तलाश में जाया करते थे, दूसरा क्या था व्यापार हो गया, युद्ध हो गया या कर्मकांड तथा तीर्थ भ्रमण करने के लिए भी जाया करते थे, और तीसरा क्या है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए, अपनी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए वो अपने स्थान को यहां से वहां चेंज करते रहते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगला क्वेश्चन में, कह रहे बारबोसा किस देश का निवासी था। तो याद रखिएगा बारबोसा जो था ना यह निवासी जो था पुर्तगाल का था। पुर्तगाल देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य युग में मध्य अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों के यात्रा विवरणों के महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण है। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि मध्य युग में अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों के यात्रा विवरणों के महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण है। तो कौन सा प्रमुख कारण है, देखो ऑप्शन ए में है इस विवरण से हमें तत्कालीन समाज, राज्य, रीति रिवाज
की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल ये सही है। फिर देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इन विदेशी पर्यटकों के विवरण में भारत की तुलना अन्य देशों और क्षेत्रों से की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। जब दोनों ही सही हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप हो जाता है कि मध्य युग में अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों की यात्रा विवरणों के महत्वपूर्ण होने का जो प्रमुख कारण है वो पहला तो ये है कि इस विवरण से हमें तत्कालीन समाज, राज, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा क्या है, इसके अतिरिक्त इन विदेशी पर्यटकों के विवरण में भारत की तुलना अन्य देशों और क्षेत्रों से भी की गई है, हमें इसकी भी जानकारी मिलती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की तरह रखते हैं, और हाँ अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।